कहानी शुरू होती है लगभग 7000 बीसी, मतलब आज से 9000 साल पहले। कच्ची प्लेन के छोटे फार्मिंग एरियाज में जो बीज बोए गए थे वही आगे चलकर 2600 से 1900 बीसी के बीच एक बड़ी सिविलाइजेशन बने, हड़प्पा सिविलाइजेशन। ये कच्ची प्लेन आज के बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। हर सोसाइटी सिविलाइजेशन नहीं बनती, लेकिन कोई भी सिविलाइजेशन एग्रीकल्चर के बिना नहीं बन सकती। शुरुआत में सभी लोग फूड उगाने या जुटाने में लगे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे फार्मिंग की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है कुछ लोग फ्री हो जाते हैं। यही लोग फिर नया काम करने लगते हैं, जैसे शहर बनाना, टूल्स और ज्वेलरी बनाना, ट्रेड करना, आर्ट क्रिएट करना और नए इन्वेंशन करना। धीरे धीरे सोसाइटी बदलती है। कुछ लोग प्लानिंग करते हैं, कुछ लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं और कुछ लोग अकाउंट्स रखते हैं। इसी प्रोसेस में इरिगेशन जैसे सिस्टम भी बनते हैं, जिससे फार्मिंग और बेहतर होती है, जिससे और ज्यादा लोग फ्री होते हैं और सोसाइटी आगे बढ़ती है। लेकिन ये सब अपने आप नहीं होता, इसके लिए सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। पुराने समय में लोग रिलीजन और पावर स्ट्रक्चर का यूज करते थे ताकि लोग कम रिवॉर्ड में भी काम करें। कभी कभी फोर्स या वायलेंस का भी यूज होता था। हड़प्पा सिविलाइजेशन की एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनकी स्क्रिप्ट अभी तक डिकोड नहीं हुई है, इसीलिए हमें उनके आइडियाज और पावर सिस्टम के बारे में डायरेक्ट लिखित जानकारी नहीं मिलती। लेकिन उनके सील्स, डिजाइन, बिल्डिंग स्टेटस से हमें कुछ क्लूज जरूर मिलते हैं। अगर हम शुरुआत देखें तो मेहरगढ़ के छोटे ब्रिक हाउस और फार्मिंग से जर्नी शुरू होती है। फिर धीरे धीरे ये अलग अलग गांव और रीजन में फैलते हैं, जैसे बलूचिस्तान, इंडस वैली, घग्गर हाकरा वैली और गुजरात तक। हजारों साल में ये विलेजेस अलग कल्चर में बदल जाते हैं। उनके अपने स्टाइल होते हैं, जैसे पोट्री और टाउन प्लानिंग। फिर करीब 2600 बीसी के आसपास ये अलग अलग सिटीज मिलकर एक बड़ी सिविलाइजेशन बनाते हैं, जिसको आज हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये सिविलाइजेशन मेनली दो रिवर के आसपास फैली थी, इंडस रिवर, घग्गर हाकरा रिवर। आज इंडस रिवर बहती है, लेकिन घग्गर रिवर काफी हद तक सूख चुकी है। अपने पीक पर यह सिविलाइजेशन बहुत बड़ी थी। पाकिस्तान, नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान और वेस्टर्न इंडियाज के एरिया जैसे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात तक फैली थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सिविलाइजेशन बाहर से आए लोगों ने नहीं बनाई, ये यहीं के लोगों ने हजारों साल में धीरे धीरे डेवलप की। पहले लोग सोचते थे ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से आई है, लेकिन अब ये थ्योरी गलत साबित हो चुकी है। आपका स्वागत है जितेश की पाठशाला में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, उसके ओरिजिन, इसकी फार्मिंग और वर्शिप प्रैक्टिस के बारे में, बिग अर्बन सिटीज और साथ में इसकी क्राफ्ट और आर्ट के बारे में भी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज भी 80 से 90% व्यूअर ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो बस एक क्लिक से इस सिलसिले को तोड़िए। आपका धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज का ऑडियो पॉडकास्ट। हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग खुद एक मिक्सचर थे। ये लोग आए थे जेग्रोज माउंटेन के एग्रीकल्चरलिस्ट और फर्स्ट इंडियन के डिसेंडेंट से, लेकिन ये मिक्सिंग बहुत पहले हो चुकी थी, हड़प्पा सिटीज बनने से हजारों साल पहले। इसीलिए इन्हें सिंपल साउथ एशियन पॉपुलेशन ही माना जाना चाहिए। जैसे आज के टाइम में एशियन, यूरोपियन और अमेरिकन सिविलाइजेशन को अफ्रीकन नहीं कहा जाता, भले ही मॉडर्न ह्यूमंस की ओरिजिन अफ्रीका से हुई हो, वैसे ही हड़प्पा को भी बाहर का नहीं माना जा सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन के बीच कोई कनेक्शन नहीं था। दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशन थे, जिनके आर्कियोलॉजिकल प्रूफ भी मिलते हैं। साथ ही कल्चरल एक्सचेंज भी दोनों तरफ से हुआ था। एग्जाम्पल के लिए मेसोपोटामिया के कुछ सील्स में वाटर बफेलो दिखता है, जो असल में इंडस वैली का एनिमल है, मेसोपोटामिया का नहीं। एक सील में एक आदमी बफेलो से लड़ रहा है और दूसरे में कुछ नंगे आदमी बफेलो को पानी पिला रहे हैं। ये सील सर्गन ऑफ एकेड के टाइम के हैं। प्रोफेसर एस्कोपरपोला के अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि हड़प्पन शिप्स के थ्रू वाटर बफेलो मेसोपोटामिया लेकर गए थे, क्योंकि सर्गन खुद कहता है कि दूर के रीजन मेलुआ से शिप्स उनकी कैपिटल अक्कड़ तक आती थी। मेलुआ वही नाम था जिससे वेस्ट एशिया में हड़प्पा सिविलाइजेशन को जाना जाता था। मेसोपोटामिया रिकॉर्ड्स में मेलुआ का कई बार जिक्र मिलता है।
एक सील पर लिखा है सू इल्सू। इसका मतलब है इंटरप्रेटर ऑफ द मेलवन लैंग्वेज। इंसान ही नहीं बल्कि एलिफेंट्स, डायनासोर्स और पिकॉक भी मेलवा से मेसोपोटामिया पहुंचे। प्लांट्स भी गए, जैसे शीशम जो साउथ एशिया का प्लांट है। प्रोफेसर मारियो लियोनार्डी बताते हैं कि शीशम को मेसोपोटामिया में अडेप्ट किया गया और समर क्रॉप के रूप में यूज किया गया, जो विंटर सीरियल्स के साथ अच्छी तरह फिट होता था। अब दूसरी तरफ देखें तो मोहनजोदारो और हड़प्पा से मिले कुछ सील्स और टैबलेट में एक आदमी दिखता है जो दोनों तरफ से टाइगर को हाथों से रोक रहा है। ये इमेजेस काफी सिमिलर है मेसोपोटामियम सील से, जहां एक आदमी लोयंस को इसी तरह पकड़ता है। मेसोपोटामिया माइथोलॉजी में ये कैरेक्टर गिलगिमेश से जुड़ा हुआ है, लेकिन हड़प्पा सिविलाइजेशन में लोयंस की इमेजेस नहीं मिलती, इसलिए वहां टाइगर्स दिखते हैं। कुछ एक्सपर्ट जैसे जोनाथन मार्क कैन्योर मानते हैं कि ये हीरो वाली स्टोरी शायद दोनों सिविलाइजेशन से भी पुरानी हो, हंटर गैदरर टाइम की, जिसे दोनों ने अपने तरीकों से दिखाया है। क्लोथिंग स्टाइल में भी सिमिलरिटी दिखती है। दोनों सिविलाइजेशन के स्कल्पचर में कुछ लोग कपड़ा ऐसे पहनते हैं कि क्लॉथ लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से जाता है और राइट आर्म के नीचे से, जिससे राइट शोल्डर खुला रहता है। मोहनजोदारो से मिले फेमस प्रीस्ट किंग स्टेटस के कपड़े, जो ट्रीफॉयल मतलब 3 पत्तियों जैसा डिजाइन, उस पर वही बना है। वही डिजाइन मेसोपोटामिया में भी मिलता है। एस्को परपोला बताते हैं कि वेस्ट एशिया में गॉड्स और किंग्स स्पेशल क्लोथ्स पहनते थे, जिन पर स्टार और डिजाइन बने होते थे, जिन्हें स्काई गारमेंट कहा जाता था। मोहनजोदारो के इस स्टैचू का क्लोक भी उसी तरह का लगता है, जिसमें ट्रीफॉयल डिजाइन बना हुआ है, जो पहले रेड कलर से भरा हुआ था। हड़प्पन स्कल्पचर्स में कुछ मैन का हेयर स्टाइल भी काफी इंटरेस्टिंग है, जैसे प्लेटेड डबल बन या चिंगोन। यही हेयर स्टाइल मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के स्कल्पचर में भी मिलता है, यहाँ तक कि सैरगन ऑफ अकड़ के स्टैचू में भी, जो सूसा में मिली है। आर्कोलॉजिस्ट एलिजाबेथ सीएल ड्यूरिंग कैस्पर इसे एक्सप्लेन करते हुए कहती है, बालों को एक बन में बांधा जाता था, फिर उसे रिबन या क्लिप से हॉरिजॉन्टली सिक्योर किया जाता था, जिससे बाल 2 हिस्सों में ऊपर नीचे दिखाई देते थे। मेसोपोटामिया में बड़े बड़े टेंपल होते हैं, जिन्हें जिग्वार्ट्स कहा जाता था। ये गॉड के लिए बनाए जाते थे। वहां अब तक 30 से ज्यादा जिग्वार्ट मिले हैं, लेकिन हड़प्पा सिविलाइजेशन में एक भी क्लियर टेंपल नहीं मिलता। इसी तरह वहां किंग्स के बड़े बड़े पैलेसेस भी मिले हैं। मेसोपोटामिया में किंग्स को ग्लोरीफाई करने के लिए स्टैच्यू और मोन्यूमेंट्स बनाए जाते थे, लेकिन हड़प्पा में ऐसा कुछ नहीं दिखता। मोहनजोदारो से मिली फेमस प्रीस्ट किंग्स कल्चर भी बहुत छोटी है, सिर्फ करीब 17.5 सेंटीमीटर लंबी। ये भी क्लियर नहीं कि वो किंग है, प्रीस्ट है या कोई नोबल पर्सन। बस इतना माना जाता है कि शायद रूलिंग क्लास का मेंबर था। वेस्ट एशिया और इजिप्ट में किंग्स के फ्यूनरल भी बहुत ग्रैंड होते थे। एंशियंट इजिप्ट में पिरामिड बनाए जाते थे। मेसोपोटामिया में किंग्स को ज्वेलरी और कभी कभी सर्वेंट्स के साथ दफनाया जाता था, ताकि ये चीजें आफ्टर लाइफ में उनके काम आ सके। लेकिन हड़प्पा सिविलाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ लोगों को सिंपल तरीके से दफनाते थे। लोगों को मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता है। इन्हीं मिट्टी के बर्तनों को पोटरी कहते हैं, जिसमें खाना पीना रखा होता था। हिस्टोरियन शीन रत्नागर के अनुसार एक ग्रेव में एवरेज लगभग 15 पॉट्स मिले हैं, जिनमें फूड और ड्रिंक था, कभी कभी मीट भी। पोटरी काफी सुंदर होती थी, पेंटी डिशेस, बड़े जार्स, एस शेप वाले बर्तन। लेकिन ज्वेलरीज बहुत कम होती थी और टूल्स भी ज्यादा नहीं मिलते। इसका मतलब ये नहीं कि हड़प्पा ज्वेलरी बनाना नहीं जानते थे। असल में उनकी ज्वेलरी बहुत फेमस थी। कार्लिनियन, टर्क्वाइस, लैपिस लाजुली जैसे स्टोन और शेल से बनी ज्वेलरी एक मेजर एक्सपोर्ट था। हड़प्पा सिविलाइजेशन के सिटीज में इसके लिए वर्कशॉप भी बनी थी। फिर भी वो ज्वेलरी को दफनाने की बजाय अपने डिसेंडेंट्स को देना पसंद करते थे, और जब पुरानी ज्वेलरी पुरानी लगने लगती तो शायद उसे रिसाइकिल करके नई चीजें भी बनाई जाती थी। ये बात आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन के लिए थोड़ी प्रॉब्लम वाली है। वेस्ट एशिया के रॉयल ब्यूरियल और एंशिएंट इजिप्ट के पिरामिड ने हिस्ट्री को समझाने में बहुत हेल्प की है, लेकिन हड़प्पा सिविलाइजेशन में वैल्यूएबल चीजें नहीं मिलती, जैसे ज्वेलरी या मेटल आइटम्स कम मिलते हैं। अब आगे बात करते हैं हड़प्पा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी। सबसे पहले उनके सिटीज बहुत वेल प्लान्ड थे। गलियां स्ट्रेट और ऑर्गेनाइज्ड होती थी। अक्सर
नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट ग्रिड पैटर्न में, जैसा हमें आज चंडीगढ़ में मिलता है। वाटर मैनेजमेंट में तो और भी अमेजिंग थे। धोलावीरा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ रेनफॉल कम था और सिर्फ 2 सीजनल स्ट्रीम थी, फिर भी लोगों ने पानी को स्टोर करने के लिए स्मार्ट सिस्टम बनाया था। उन्होंने स्ट्रीम्स पर डैम बनाए और सिटी के अंदर इंटरकनेक्टेड रिजर्वायर बनाए। सबसे बड़ा रिजर्वायर लगभग 74 मीटर लंबा, 26 मीटर चौड़ा और 7 मीटर गहरा था। एंशियंट वर्ल्ड में अपने तरह का सबसे बड़ा। यहाँ अंडरग्राउंड स्टोरेज सिस्टम भी थे। स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स पत्थर से बने थे और इतने बड़े थे कि इंसान अंदर चल सकता था। पूरा सिस्टम नेचुरल स्लोप का यूज करके पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ और लगभग 700 वेल्स भी दिखाते हैं कि हड़प्पा पानी को कितनी इंपॉर्टेंस देते थे। हड़प्पा के हाउसेस भी एडवांस थे। कुछ हाउसेस 2 मंजिल के थे। रूम सेंट्रल कोर्टयार्ड के अराउंड बने होते थे। वाटर सप्लाई और सीवेज डिस्पोजल के लिए अलग अलग चैनल्स थे, जो उस टाइम के हिसाब से बहुत एडवांस सिस्टम माना जाता है। हिस्टोरियन उपेंद्र सिंह के अकॉर्डिंग हड़प्पा सिविलाइजेशन की एक खास बात यह भी है कि यहाँ ह्यूमन टू ह्यूमन वायलेंस के प्रूफ बहुत कम मिलते हैं। सील्स पर वायलेंस दिखता है, लेकिन उसमें यूजुअली ह्यूमंस एनिमल से लड़ते हैं या सुपरनेचुरल बीइंग्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है। इंसान आपस में लड़ते हुए बहुत रेयरली दिखते हैं। एक रेयर सील में 2 आदमी एक दूसरे को स्पीयर यानी भाला मार रहे थे और उनके बीच एक फीमेल फिगर है, शायद कोई देवी। इसे अलग अलग तरीके से समझा गया है, जैसे शायद किसी वुमेन को लेकर ये फाइट है या कोई ह्यूमन सेक्रीफाइस है। लेकिन ओवरऑल हड़प्पा में वॉर के क्लियर साइन नहीं मिलते। उनके पास वेपन थे जैसे स्पीयर, नाइव और एरो, जो हंटिंग या स्मॉल फाइट के लिए ठीक थे, लेकिन बड़े वॉर्स के लिए नहीं। आर्कियोलॉजिस्ट जोनाथन मार्क केनियर के अकॉर्डिंग 2600 बीसी से 1900 बीसी तक, यानी लगभग 700 साल में ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिलता कि हड़प्पन सिटीज पर अटैक हुआ या उन्हें डिस्ट्रॉय किया गया हो। हिस्टोरियन उपेंद्र सिंह बताते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट को हड़प्पन होम्स के अंदर बने लैट्रिन के नीचे लोटास मिले हैं। इससे पता चलता है कि साउथ एशिया में लोग खुद को पानी से साफ करने का तरीका आज भी काफी हद तक वही है। बस फर्क इतना है कि आज भी कई लोगों के पास वो इंडोर फैसिलिटीज नहीं जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों के पास थी। सिर्फ रेजिडेंट ही नहीं, विजिटर और ट्रेडर्स के लिए भी फैसिलिटीज थी। जोनाथन मार्केनियर के अकॉर्डिंग हड़प्पा में बाथिंग प्लेटफॉर्म और पब्लिक वेल भी थे, ताकि बाहर से आने वाले लोग भी आसानी से पानी यूज कर सके। उस समय की दूसरी सिविलाइजेशन जैसे एंशियंट इजिप्ट, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन या चाइना में ऐसी कोई पब्लिक फैसिलिटीज नहीं मिलती थी। एक और बहुत खास बात, यूनिफॉर्म वेट। पूरी हड़प्पा सिविलाइजेशन में एक ही स्टैंडर्ड सिस्टम था वेट मेजर करने का। चैट स्टोन से बने क्यूब वेट यूज होते थे जो हर जगह सेम थे। इनके अपोजिट मेसोपोटामिया में अलग अलग सिटीज और अलग अलग गुड्स के लिए अलग सिस्टम था। हड़प्पन्स के लिए इस स्टैंडर्डाइज सिस्टम से ट्रेडर को बहुत फायदा था, क्योंकि उन्हें अलग अलग यूनिट्स में कन्वर्जन नहीं करना पड़ता था। आज के हिसाब से देखें तो उनका ये सिस्टम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काफी एडवांस था। शायद उस टाइम में ये सिविलाइजेशन टॉप पर होती। साथ में इजिप्ट भी का सिमिलर सिस्टम था। हड़प्पन सिटीज में वेट जितने कॉमन थे उतना ही कॉमन थी बैंगल्स, मतलब चूड़ियां। जोनाथन मार्क केनियर बताते हैं कि इजिप्ट, चाइना या मेसोपोटामिया में बैंगल्स बहुत कम मिलते हैं, शायद 1-2 या कुछ ही पीसीज, लेकिन इंडस वैली में तो लाखों बैंगल्स मिली हैं। ये बैंगल्स सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुष भी इन्हें पहनते थे, यानी ये एक इम्पोर्टेंट कल्चरल ऑर्नामेंट था। और भी कई चीजें हैं जो हड़प्पन्स को यूनिक बनाती है और आज भी हमें इंडियन लगती है, जैसे सील्स में पीपल ट्री की पूजा दिखती है, या हैंडी एक कुकिंग पॉट है जिसका डिजाइन ऐसा होता है कि ऊपर रिज बनी होती है जिसे आग डायरेक्ट टच नहीं करती और उसे पकड़ना आसान रहता है। पोट्री स्टाइल्स अलग अलग सिटीज में अलग थे, लेकिन हैंडी इतना पॉपुलर था कि ये हर जगह मिलता था। शायद हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी खासियत उनका साइज था। अपने पीक में ये लगभग 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली हुई थी, जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन और एंशियंट इजिप्ट दोनों को मिलाकर भी उससे ज्यादा है। पॉपुलेशन भी शायद उस टाइम की सबसे ज्यादा थी। ये सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि साउथ एशिया में मॉडर्न ह्यूमन की पॉपुलेशन बहुत पहले से ज्यादा रही है। यानी आज की जो पॉपुलेशन ज्यादा है वो कोई नई बात नहीं, ये बहुत पुराना ट्रेंड है। आज का इंडिया
लगभग 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है। हड़प्पा सिविलाइजेशन लगभग एक तिहाई हिस्सा कवर करती थी। सोचो, इतने बड़े एरिया को कनेक्ट करना, वो भी बिना मॉडर्न ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के। फिर भी इन्होंने कॉमन स्टैंडर्ड बनाए, जैसे वेट, सील्स, स्क्रिप्ट, सिटी डिजाइन और ब्रिक का रेशो 1:2:4। इतनी बड़ी सिविलाइजेशन होने के बावजूद ये बाकी सिविलाइजेशन के मुकाबले कम कॉन्फ्लिक्ट वाली लगती है। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल उठता है, क्या ये सोसाइटी कम अनइक्वल थी? इसका क्लियर आंसर नहीं है। पैलेसेस और रॉयल बुरियल्स की कमी से लगता है कि शायद इक्वालिटी ज्यादा थी, लेकिन हाउसेस के साइज में डिफरेंस और ज्वेलरी जैसी चीजों की इंपॉर्टेंस ये दिखाती है कि यहाँ भी इनक्वालिटी थी। आज ज्यादातर हिस्टोरियन मानते हैं कि ये सिविलाइजेशन किसी एक पावरफुल किंग से नहीं, बल्कि एक एलिट ग्रुप द्वारा चलाई जाती थी। सिविलाइजेशन वर्ड का रिलेशन सिटी से है, यानी जब सोसाइटी विलेजेस से सिटी में बदलती है तो उसे अर्बन रेवोल्यूशन कहते हैं। हिस्टोरियन गॉर्डन चेल्ली ने इसे एक्सप्लेन किया है। उनके अकॉर्डिंग एक सिविलाइजेशन में कुछ मेन फीचर होते हैं: बड़ी पॉपुलेशन, स्पेशलाइज्ड वर्कर जैसे क्राफ्टमैन, ट्रेडर, रूलिंग क्लास और बड़ी पब्लिक बिल्डिंग, राइटिंग सिस्टम, आर्टिस्ट और फॉरेन ट्रेड। ये सभी फीचर हड़प्पन साइट जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा में मिलते हैं। दुनिया का पहला सिटी माना जाता है उरुक, जो गिलगामेश की कैपिटल था। लगभग 3200 बीसी में वहां हजारों लोग रहते थे, ठीक वैसे ही जैसे 2600 बीसी में हड़प्पन सिटीज में थे। जब हम कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन 5000 साल पुरानी है, तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम हड़प्पन सिटीज बननी शुरू हो चुकी थी। हालांकि मैच्योर फेज लगभग 2600 बीसी में आया, यानी करीब 4600 साल पहले। इससे पहले भी डेवलपमेंट चल रही थी। लगभग 3300 बीसी में हड़प्पा में पोर्टरी पर मार्किंग्स मिलने लगती है, जो आगे चलकर स्क्रिप्ट बनती है। उसी समय मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना में भी राइटिंग शुरू हो रही थी। लगभग 2800 बीसी में हड़प्पा में बड़े वॉल्स बनाए गए, दो अलग एरियाज को सराउंड करते हुए। इन्हें बनाने में करीब 450 लोगों को 3 महीने लगे होंगे। इसका मतलब है कि उस टाइम लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन और ब्रिक ट्रांसपोर्ट पॉसिबल था। इसका प्रूफ ये भी है कि उस समय ओक्स कार्ट्स और बुलक कार्ट यूज होते थे। हड़प्पा से टॉय कार्ट के पीसेज मिले हैं और गिरावट से कार्ट व्हीलर मिले हैं, जो लगभग 3700 बीसी के हैं। यही वो टाइम है जब व्हील्स और कार्ट्स मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन और बाकी रीजन्स में भी दिखाई देने लगते हैं। अगर तुम्हें हड़प्पा सिविलाइजेशन की ग्रेटनेस फील करनी है तो इंडिया में एक जगह जरूर जाना चाहिए, धोलावीरा, जो ग्रेट रन ऑफ कुछ में है। ये अहमदाबाद से करीब 350 किलोमीटर दूर है, लगभग 7 घंटे की ड्राइव। ये खादिर आइलैंड पर है, चारों तरफ साल्ट प्लेन से घिरा हुआ। वहां पहुंचने के लिए व्हाइट रन के बीच से गुजरना पड़ता है। एक लंबी सीधी रोड, चारों तरफ सफेद नमक और उस पर पड़ती धूप। पहले दिमाग में सवाल आता है, इतनी दूर जगह पर सिटी क्यों बनाई गई? फिर याद आता है कि उस समय ये एरिया पानी के नीचे था, लगभग 4 मीटर तक। इसीलिए ये जगह ओवरसीज ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट हब थी, खासकर मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ। जब तुम धोलावीरा पहुंचते हो तो ऐसा लगता है जैसे टाइम ट्रेवल कर लिया हो। ये इंडिया का सबसे ग्रैंड हड़प्पन साइट है। यहाँ के र्यून्स को देखकर लगता है कि 4500 साल पहले लोग क्या क्या बना रहे थे। सबसे ज्यादा इंप्रेस करने वाली चीज है इसका स्केल और मजबूत कंस्ट्रक्शन। पूरा एरिया लगभग 100 हेक्टेयर में फैला है। फोर्टिफाइड सिटी 3 हिस्सों में डिवाइडेड थी। सिटाडेल मतलब ऊपर वाला हिस्सा, मिडल टाउन और लोअर टाउन। सिटाडेल के अंदर 2 पार्ट थे, कैसल जहां शायद रूलिंग एलिट रहते थे, और बेली जहां ऑफिशियल रहते थे। ये नेम्स आर्कियोलॉजिस्ट ने दिए हैं, असली नाम क्या थे ये हमें नहीं पता है। सिटाडेल और मिडल टाउन के बीच एक बड़ा स्टेडियम भी है, जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट है। हो सकता है यहाँ पब्लिक इवेंट्स होते हो या कुछ दिन ये मार्केट की तरह भी यूज होता हो। सिटी में कई बड़े रिजर्वायर भी थे, जिनमें से कुछ तो खोदे जा चुके हैं। धोलावीरा की खास बात यह भी है कि यहाँ सैंडस्टोन का यूज हुआ, साथ में मड ब्रिक्स भी। बाकी हड़प्पन सिटी में मोस्टली बेक्ड ब्रिक्स यूज होती थी। ये साफ दिखाता है कि सिटी प्रॉपर प्लानिंग से बनाई गई थी, रैंडमली डेवलप नहीं हुई। आर्कियोलॉजिस्ट RS बिस्ट बताते हैं कि पूरी सिटी मैथमेटिकल प्रिसीजन से डिजाइन की गई थी।
स्क्वायर्स और ट्रायंगल में डिवाइड करके प्रॉपर रेशियो और प्रोपोर्शन के साथ। इतना बड़ा और प्लान्ड कंस्ट्रक्शन फिर लंबे समय तक नहीं दिखता। जब धोलावीरा लगभग 1900 बीसी में डिक्लाइन हुआ तो फिर लगभग 1500 साल बाद ही इतनी बड़ा कोई आर्किटेक्चर बना था, जब मौर्यन एम्पायर आए। अब हिस्टोरियन इस पीरियड को 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला स्टेज मतलब अर्ली फूड प्रोड्यूसिंग एरा, समझना आसान है। मेहरगढ़ लगभग 7000 बीसी से 2600 बीसी तक चला, लेकिन इस दौरान और भी कई सेटलमेंट बनने लगे। जैसे जैसे एग्रीकल्चर फैलता गया, पॉपुलेशन भी तेजी से बढ़ी। ये पैटर्न दुनिया के हर हिस्से में देखा गया जहाँ सीरियल्स की खेती की शुरुआत हुई। लेकिन ये समझना जरूरी है कि उस समय सिर्फ फार्मर ही नहीं थे, किसान खुद भी कुछ हद तक हंटिंग और गैदरिंग पर डिपेंड करते थे। साथ ही नोमैडिक हर्डर भी थे जो जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। हिस्टोरियन शेरन रत्नाकर बताते हैं कि कच्ची प्लेन में एक प्रेमेबल फ्रंटियर था, मतलब यहाँ माउंटेन रीजन के पेस्ट्रोल लोग सदियों से नीचे आते थे अपने एनिमल्स के साथ और कुछ महीनों तक फार्मर के साथ रहते और फिर गर्मियों में वापस पहाड़ों पर चले जाते थे। आज भी बैरोही जैसे लोग इस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। कई हिस्टोरियन मानते हैं कि ये नोमैडिक हर्डर बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये अलग अलग रीजन के बीच कनेक्शन बनाते थे, प्लांट, एनिमल्स, आइडियाज और इन्वेंशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। कभी कभी खुद भी सेटल होकर फार्मर बन जाते थे। जो लोग दूर दराज के एरियाज में रहते थे उनके लिए शायद ये हर्डर ही पहली बार नई लाइफस्टाइल से कनेक्ट का जरिया बने। अब अगली स्टेज आती है अर्ली हड़प्पन। इस टाइम पॉपुलेशन बढ़ती रही, लोग नए एरियाज में बसते गए। इससे एक अलग अलग रीजन में अलग अलग कल्चर और स्टाइल डेवलप होने लगे। कुछ बड़े सेटलमेंट जैसे कालीबंगा, बनावली और रहमान देरी फोर्टिफाइड थे, यानी उनके चारों तरफ वॉल थी। सबसे ज्यादा डिफरेंस पोट्री स्टाइल में दिखता है, जैसे हाकरा, रवि, बालाकोट, अमरी, कोट दी जल, नल और साउदी स्टाइल में। एक नॉर्मल आदमी को डिफरेंस समझ नहीं आएगा, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट आसानी से इसे पहचान लेते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग स्टेज है मैच्योर हड़प्पन एरा। इस दौरान कई नई सिटीज बने, कुछ पुराने सिटीज छोड़ दिए गए। इससे लगता है कि पॉपुलेशन और सेटलमेंट में बड़ा चेंज हुआ। यही वो टाइम है जब स्टैंडर्डाइजेशन बढ़ता है, कॉमन स्क्रिप्ट, सील्स और वेट पूरे रीजन में यूज होने लगते हैं। वेस्ट एशिया के साथ ट्रेड भी इसी समय काफी बढ़ता है। शरीन रत्नाकर लिखती हैं कि इस टाइम लोकल कल्चर की अलग पहचान कम हो जाती है, क्योंकि एक कॉमन हड़प्पन कल्चर पूरे रीजन में फैल जाता है। हिस्टोरियन उपेंद्र सिंह बताती हैं कि कई मैच्योर हड़प्पन साइट ऐसी है जहां अर्ली हड़प्पन फेज नहीं मिलता और कई अर्ली साइट्स में मैच्योर फेज नहीं मिलता। कुछ साइट जैसे कोट दीजी, गुमला, अमरी, नौशारों में दोनों फेजेस के बीच फायर या डिस्ट्रक्शन के साइन भी मिले हैं। इससे लगता है कि मैच्योर हड़प्पन एरा में ट्रांजिशन अचानक और बड़ा बदलाव था। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये चेंज लगभग 100 से 150 साल में हुआ, यानी 4 से 5 जनरेशन में। इतनी बड़ा चेंज बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के पॉसिबल नहीं लगता। कोई सिस्टम या लीडरशिप जरूर रही होगी जिसने पूरे रीजन में डिसीजन लागू करवाए। अब उरुक का एग्जाम्पल देखते हैं। उरुक मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में एक सिटी थी, जिससे हमें समझ आता है कि ये ट्रांजिशन कैसे होती है। मारियो लिवार्नी के अकॉर्डिंग सदर्न मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में अर्बनाइजेशन की शुरुआत इरिगेशन की जरूरत से हुई। नॉर्थ और साउथ रीजन में फर्क था। नॉर्थ में नैरो वैली थी, जहाँ रिवर ओवरफ्लो से फील्ड में पानी आ जाता था, जिसे एक फैमिली मैनेज कर सकती थी। लेकिन साउथ में डेल्टा एरिया था, जहाँ बड़े फील्ड थे। वहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कनाल्स बनानी पड़ी जो पानी को दूर तक ले जाए। ये काम अकेले पॉसिबल नहीं था, इसके लिए बड़े ग्रुप्स और कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी। लिवरानी बताते हैं कि इस सिस्टम के लिए सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत पड़ी, जो प्लानिंग और मैनेजमेंट करे। इससे प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया। नई टेक्निक्स भी आई, जैसे सीडर प्लग, जो खेत जोतते समय सीड्स भी डालता था, और थ्रेशिंग स्लेज, कैनाल इरिगेशन और एनिमल के यूज से बेयरली प्रोडक्शन 5 से 10 टाइम्स तक बढ़ गया, बिना वर्कर बढ़ाए हुए। इतनी अबंडेंस के बावजूद सोसाइटी में शुरुआत में इक्वालिटी बनी रही। हाउसेस और ब्यूरियल्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक बड़ा चेंज आया, टेम्पल्स का साइज बहुत बड़ा हो गया। लिवरानी के अकॉर्डिंग यही वो मूवमेंट था जब सिंपल सोसाइटी एक ऑर्गेनाइज्ड स्टेट में बदल गई। टेम्पल सबसे पहले पावरफुल इंस्टीट्यूशन बन गए। टेम्पल को हाउस ऑफ गॉड माना जाता था।
ये सिर्फ रिलीजियस प्लेस नहीं था, बल्कि सेंट्रल अथॉरिटी बन गया था। टेम्पल के पास लैंड थी और वो लोगों से काम करवाता था, ऑलमोस्ट फ्री लेबर, बदले में बेसिक फूड देता था। जो लोग टेम्पल मैनेज करते थे वो सरप्लस प्रोडक्शन कलेक्ट करते थे और डिसाइड करते थे कि रिसोर्सिस कैसे यूज होंगे। इस सरप्लस से कई सिस्टम बने, अकाउंट रखने वाले लोग, क्राफ्टमैन और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड सिस्टम, जिससे मेटल्स, वुड और प्रीशियस स्टोन लाए जाते थे। अब आइडियोलॉजी भी बदल गई। पहले फार्मिंग कम्युनिटीज फर्टिलिटी गोड्स पर डिपेंड करती थी, लेकिन अर्बन सोसाइटी में अलग अलग रोल्स के लिए अब अलग अलग गोड्स की जरूरत महसूस हुई। पुराने रिचुअल्स जैसे ऑफरिंग और सेक्रीफाइस कंटिन्यू रहे। शायद लोग टेम्पल के लिए जो लेबर देते थे उसे भी भगवान को ऑफरिंग मानते थे। उस टाइम डिबेट पोएम्स भी पॉपुलर थी, जैसे हर्डर वर्सेस फार्मर, शीप वर्सेस वीट, समर वर्सेस विंटर, जिनमें यह दिखाया जाता था कि सबको मिलकर काम करना चाहिए। हर चीज की अपनी जगह और अपना रोल है। एक इंटरेस्टिंग मिथ है एथ्रासिस। इसके अकॉर्डिंग ह्यूमंस को इसलिए बनाया गया ताकि छोटे गोड्स की जगह काम करे जो फार्मिंग से थक गए थे, ताकि बड़े गोड आराम से रह सके। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने आते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट एक जैसी नहीं थी, लेकिन उरुक का एग्जाम्पल हमें कुछ सवाल सोचने के लिए देता है। जैसे, क्या मैच्योर हड़प्पन पीरियड से पहले एग्रीकल्चर में अचानक बहुत ग्रोथ हुई थी? हो सकता है जब फार्मिंग बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों से निकलकर फर्टाइल प्लेन यानी इंडस रिवर और घग्गर हकरा रिवर तक पहुंची, तब प्रोडक्टिविटी काफी बड़ी हो। लेकिन उरक की तरह यहाँ बड़े स्केल पर कैनाल इरिगेशन का कोई क्लियर प्रूफ नहीं मिलता। शायद इसकी जरूरत ही नहीं थी। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि यहाँ इरिगेशन मेनली फ्लड से होता था। स्नो मेल्ट और मानसून के कारण रिवर्स ओवरफ्लो करती थी। फार्मर यू शेप लेक्स का भी यूज करते थे, जो कि ड्राई सीजन में काम आती थी। तो अगर कनाल रीजन नहीं थे, तो क्या फ्लड्स को मैनेज करने के लिए सेंट्रल अथॉरिटी को जन्म दिया? इस बात के कुछ हिंट्स मिलते हैं। हड़प्पन ने वाटर मैनेजमेंट और सिविक प्लानिंग पर बहुत ध्यान दिया था। हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसी सिटीज ऊंची जगह पर बनाई गई थी। आज भी इंडस में फ्लड्स आते हैं, जैसे 2010 में, लेकिन ये सिटीज काफी हद तक सेफ रहती हैं। इससे लगता है कि एनवायरनमेंट और फ्लड कंट्रोल एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन जब तक इंडस स्क्रिप्ट डिकोड नहीं होती, ये सवाल ओपन ही रहेगा। अब आइडियोलॉजी या रिलीजन की बात। हमें ये पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्लियर टेम्पल्स नहीं मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ रिलीजन नहीं था। हो सकता है कि हमारे पास टेम्पल की जो मॉडर्न इमेज है वैसा वहाँ ना हो। सील से ये जरूर पता चलता है कि कोई कॉमन बिलीफ सिस्टम था। सबसे कॉमन सील लगभग 60% यूनिकॉर्न वाली। कुछ लोग इसे स्टेट सिंबल मानते हैं, जैसे आज हम मानते हैं अशोक चक्र को, जबकि कुछ इसे रूलिंग एलिट के किसी ग्रुप का सिंबल मानते हैं। इस यूनिकॉर्न के सामने अक्सर एक ऑब्जेक्ट होता है जिसे अलग अलग तरह से समझाया गया है, जैसे फायर कंटेनर, रिचुअल फिल्टर या एनिमल फीडिंग वेसल। इससे लगता है कि यूनिकॉर्न से जुड़ी कोई इंपॉर्टेंट माइथोलॉजी थी, लेकिन आज हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। कुछ सील्स को समझना आसान है, जैसे एक इमेज हमें बार बार मिलती है। पीपल ट्री के पास एक डाइटी है और सामने एक वर्शिपर है। पीपल आज भी सेक्रेड माना जाता है, इसलिए ये कंटिन्यूटी दिखाता है। एक और फिगर मिलता है, हॉर्न डाइटी, जिसके सिर पर बफेलो जैसे सींग होते हैं। ये फिगर मैच्योर हड़प्पन पीरियड की शुरुआत में कई साइट्स पर दिखता है, क्योंकि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में हॉर्न फिगर को डिवाइन माना जाता था। कुछ लोग मानते हैं कि हड़प्पा में भी ऐसा ही हो सकता है। कुछ सील्स में एक हॉर्न फिगर योगा जैसे पोस्चर में बैठा दिखता है। अगर ये गॉड नहीं भी है तो भी क्लियरली बहुत इंपॉर्टेंट फिगर था। एक और सील है जिसमें एक आदमी पेड़ पर बैठा है और एक टाइगर उसकी तरफ देख रहा है, जैसे दोनों के बीच कोई इंटरेक्शन हो रहा हो। एक सील में एक आदमी वाटर बफेलो को स्पीयर यानी भाला मार रहा है। उसका पैर उसके सिर पर है और पास में कोबरा सांप खड़ा है। इन सब इमेजेस से ये साफ है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के सील्स किसी माइथोलॉजी, बिलीफ या स्टोरीज को दिखाते हैं जो उस टाइम लोगों को अच्छे से समझ आती थी। आज हमें उन स्टोरीज का एग्जैक्ट मतलब नहीं पता, लेकिन कुछ आइडियाज आगे भी कंटिन्यू हुए, जैसे पीपल ट्री की पूजा और योगा जैसे पोस्चर। आज सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है,
हड़प्पा कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? हिस्टोरियंस मानते हैं कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन में एक लैंग्वेज नहीं हो सकती। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लैंग्वेज रही होगी। जैसे आज भी बलोची, पश्तो, पंजाबी, गुजराती, हिंदी, सिंधी और बुरकाशी जैसी लैंग्वेज बोली जाती है। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि एक मेन लैंग्वेज फैमिली रही हो जिसमें अलग अलग डायलेक्ट्स हो, और शायद एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी थी जो सील्स पर यूज होती थी। हमें ये कैसे पता चलता है? जब एक स्क्रिप्ट अलग अलग लैंग्वेज के लिए यूज होती है तो सिंबल्स का ऑर्डर बदल जाता है। हड़प्पा सील्स जो बाहर जैसे मेसोपोटामिया या गल्फ रीजन में मिले, उनमें सिंबल्स का पैटर्न अलग है। इससे लगता है कि वहाँ हड़प्पन स्क्रिप्ट किसी दूसरी लैंग्वेज जैसे अकाडियन या सुमेरियन को लिखने के लिए यूज हो रही थी, लेकिन हड़प्पा रीजन के अंदर मिले सील्स में पैटर्न सेम रहता है। इससे लगता है कि मैच्योर हड़प्पन पीरियड में एक मेन लैंग्वेज यूज हो रही थी, शायद एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड और लीगल काम के लिए। असल सवाल उठता है वो लैंग्वेज थी कौन सी? इसका आंसर तभी मिलेगा जब हड़प्पन स्क्रिप्ट डिकोड होगी, लेकिन अभी तक इतने सालों की कोशिश के बाद भी इसे कोई पढ़ नहीं पाया है। ऐसा पहले भी हुआ है। एंशिएंट इजिप्ट की हायरोग्राफिक स्क्रिप्ट भी लंबे समय तक समझ नहीं आई थी। फिर 1799 में रोसिटा स्टोन मिला जिसमें एक ही टेक्स्ट 3 स्क्रिप्ट्स में लिखा था, हायरोग्राफिक, डेमोटिक और ग्रीक। इससे स्कॉलर जीन फ्रांसिस चैंपलियन ने हीरोग्लिफ्स को डिकोड कर लिया। इसी तरह मेसोपोटामिया की क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट भी डिकोड हुई जब बेहनस्टन इंस्क्रिप्शन मिला। इसे डारियस फर्स्ट ने बनवाया था। इसमें 3 लैंग्वेज, ओल्ड पर्शियन, एलामाइड और अकाडियन में सेम टेक्स्ट लिखा था। लेकिन हड़प्पा स्क्रिप्ट के लिए अभी ऐसा कोई रोसेटा स्टोन नहीं मिला है। जब तक ऐसा कोई क्लू नहीं मिलता तब तक इसे डिकोड करना बहुत मुश्किल रहेगा। अब तक हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट ज्यादातर इस बात को मानते रहे हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की लैंग्वेज शायद प्रोटो ड्राविडियन थी, लेकिन स्क्रिप्ट डिकोड न होने की वजह से ये सवाल अभी भी पूरी तरह सोल्व नहीं हुआ है। इस डिबेट को अक्सर गोर्डियन नोट कहा जाता है, यानी ऐसा उलझा हुआ सवाल जिसे सुलझाना मुश्किल हो। अब ये नोट धीरे धीरे क्लियर हो रही है। स्क्रिप्ट डिकोड होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब जेनेटिक्स यानी डीएनए, आर्कियोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स तीनों एक साथ सेम डायरेक्शन में इशारा कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों फील्ड्स अलग अलग हैं, इनके मेथड्स और डेटा अलग हैं, फिर भी इनका कंक्लूजन मैच कर रहा है। अब जेनेटिक एविडेंस को समझते हैं। एंशिएंट डीएनए स्टडी से पता चलता है कि जैगरोस माउंटेन के ईरानियन एग्रीकल्चरिस्ट का कंट्रीब्यूशन आज की इंडियन पॉपुलेशन में सिग्निफिकेंट है। पहला एविडेंस, जैगरोस रीजन के लोगों का डीएनए। इनकी एंसेस्ट्री वेस्ट यूरेशियन थी, लेकिन इनमें एंटोलियन एंसेस्ट्री नहीं थी जो उस एरिया के बाकी लोगों में मिलती है। दूसरा एविडेंस, 3 इंडस पेरिफेरी इंडिविजुअल का डीएनए। इसमें 14% से 42% तक इसमें 14 से 42% तक एंसेस्ट्री फर्स्ट इंडियन से जुड़ी थी और बाकी ईरानियन एग्रीकल्चरिस्ट से। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें भी एंटोलियन एंसेस्ट्री नहीं थी। इससे रिसर्चर ने कंक्लूड किया है कि ये लोग हाल ही के माइग्रेंट थे हड़प्पन सिविलाइजेशन से, और ये उसी की पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन है। यानी हड़प्पा लोग खुद एक मिक्सचर थे जैगरूस के फार्मर और फर्स्ट इंडियंस का। साइंटिस्ट ने यह भी कंक्लूड किया कि ये मिक्सिंग लगभग 4700 बीसी से 3000 बीसी के बीच हो चुकी थी। ध्यान देने वाली बात है कि ये कंक्लूजन जेनेटिक्स से आए हैं, बिना आर्कियोलॉजी या लैंग्वेज के डेटा के। अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को देखें। मेहरगढ़ और जैगरूस रीजन के बीच काफी सिमिलरिटीज मिलती है, जैसे घरों का डिजाइन, फायर पिट्स और पोट्री मेकिंग टेक्निक। आर्कियोलॉजिस्ट जीन फ्रांसिस के अकॉर्डिंग इन दोनों रीजन में एक तरह का कल्चरल कॉन्टिन्यूम दिखता है, यानी एक कंटिन्यूअस कनेक्शन जहां सिमिलर डेवलपमेंट पैटर्न था। इसका मतलब है आर्कियोलॉजी भी वही कहती है जो जेनेटिक्स कह रही है कि जैगरूस और हड़प्पन रीजन के बीच स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, खासकर जब एग्रीकल्चर शुरू हो रहा था। वेस्ट एशिया के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? हम इसका क्लियर आंसर तभी दे सकते हैं जब लैंग्वेज लिखी जाने लगी, यानी लगभग 3500 बीसी के बाद। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में कई लैंग्वेज यूनिफॉर्म में लिखी जाती थी। इनमें अलग अलग टाइप की लैंग्वेज थी। सुमेरियन, एलामाइट, हैटिक ये सारी आइसोलेटेड लैंग्वेज है। एकाडियन, एबलाइट, एमराइट ये सब सेमेटिक लैंग्वेज, और हिटी और लिविन इनको इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहा जाता है। आज ये लैंग्वेज एक्सटिंक्ट हो चुकी है, मतलब खत्म।
अब जेनेटिक के हिसाब से जैग्रूज रीजन के लोग और फर्स्ट इंडियन के बीच मिक्सिंग 4700 बीसी से 3000 बीसी के बीच हुई थी, लेकिन अर्लीस्ट लिमिट हमें नहीं पता। हम जानते हैं कि मेहरगढ़ लगभग 7000 बीसी से एग्जिस्ट करता है, इसीलिए माइग्रेशन का टाइम रफली 7000 बीसी से 3000 बीसी के बीच हो सकता है। अब सवाल ये है कि ये लोग कौन सी लैंग्वेज लेकर आए होंगे। एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है एलमाइट लैंग्वेज। एलमाइट उस रीजन में बोली जाती थी जो आज के ईरान में है, खासकर जैग्रूज माउंटेन और आसपास के एरियाज में। वह एलमाइट किंगडम बाद में बना, लेकिन माइग्रेशन उससे पहले हो चुका था, इसीलिए माइग्रेशन शायद प्रोटो एलमनाइट लैंग्वेज बोलते थे, यानी एलमनाइट का अर्ली वर्जन। ये लोग पूरी तरह फार्मर भी नहीं हो सकते, शायद हर्डर थे जिन्हें फार्मिंग की थोड़ी जानकारी थी। जैसे हमने पहले देखा, गंज देरा में गोट्स का डोमेस्टिकेशन लगभग 8000 बीसी में शुरू हो चुका था, यानी लोग एनिमल्स के साथ माइग्रेट कर रहे थे, फार्मिंग पूरी तरह डेवलप होने से पहले भी। इसीलिए ये पॉसिबल है कि प्रोटो एलिमिनेट बोलने वाले हर्डर बलोचिस्तान और आसपास जैसे मेहरगढ़ में आए हो और बाद में वहीं सेटल होकर धीरे धीरे फार्मर बने। कुछ लोग आज भी इस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, जैसे बराही। उनकी बराही लैंग्वेज लिंग्विस्टिक स्टडीज के अकॉर्डिंग एलमनाइट से क्लोजली जुड़ी हुई है। बाकी माइग्रेंट्स ने फार्मिंग शुरू की और फर्स्ट इंडियन के साथ मिक्स हो गए। उसी टाइम फर्स्ट इंडियन भी खुद एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो ओवरऑल पिक्चर ये बनती है, जैग्रोज रीजन के हर्डर साउथ एशिया आए, फर्स्ट इंडियन के साथ मिक्स हुए और इस नई पॉपुलेशन ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एग्रीकल्चर को तेजी से फैलाया। आगे चलकर यही प्रोसेस हड़प्पन सिविलाइजेशन को जन्म देता है। तो अब सवाल उठता है, इसका असर आज तक दिखता है क्या? सिर्फ बुराई तक लिमिटेड नहीं है। हड़प्पन सिविलाइजेशन इतनी बड़ी थी कि इसका लिंग्विस्टिक इम्पैक्ट भी बड़ा होना चाहिए। यहीं से कनेक्शन आता है द्रविडियन लैंग्वेज का। आज लगभग 25 से 30 करोड़ लोग द्रविडियन लैंग्वेज बोलते हैं। ये दुनिया की बड़ी लैंग्वेज फैमिली में से एक है। लिंग्विस्टिक रिसर्च ये दिखाती है कि द्रविडियन लैंग्वेज और एलामाइट के बीच डीप कनेक्शन हो सकता है। 2013 में एक इम्पोर्टेंट रिसर्च पेपर आया, साउथ एशिया द्रविड लिंग्विस्टिक हिस्ट्री, जिसे फ्रैंकलिन सी साउथवर्थ और डेविड डब्ल्यू मैकएल्पिन ने लिखा। मैकएल्पिन ने पहले प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज की वोकैबुलरी रिकंस्ट्रक्ट की थी, यानी वो पुरानी लैंग्वेज जिसे आज की तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, गोंडी जैसी लैंग्वेजेस निकलती है। इस स्टडी में उस वोकैबुलरी को देखकर ये समझने की कोशिश की गई कि ये लैंग्वेज कहाँ और कब बोली जाती थी। रिसर्च के अकॉर्डिंग प्रोटो द्रविडियन बोलने वाले लोग मेनली हर्डर थे, यानी एनिमल हस्बेंड्री करते थे। उनके पास शीप, गोट और कैटल के लिए वर्ड्स थे और ग्रेजिंग, हर्डिंग, शेपर्ड जैसे कॉन्सेप्ट के लिए भी। ये वर्ड्स प्रोटो जैग्रोजियन लैंग्वेज यानी प्रोटो एलमनाइट की पेरेंट लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर की कुछ बेसिक नॉलेज भी थी, जैसे डिगिंग, हार्वेस्टिंग, ग्राइंडिंग जैसे वर्ड्स, लेकिन ग्रेन्स के लिए स्पेसिफिक नाम नहीं मिलता। इसका मतलब है ये लोग पूरी तरह सेटल्ड फार्मर नहीं थे, बल्कि मोस्टली हर्डर थे जिन्हें फार्मिंग की थोड़ी नॉलेज थी। फूड प्लांट में सिर्फ अनियन, गार्लिक, यम और एग प्लांट जैसे नाम मिलते हैं, वो भी शायद बाद में ऐड हुए। इससे ये आइडिया मिलता है कि ये पॉपुलेशन ओरिजिनली ईरान के सदर्न रीजन जगरूज एरिया से मूव हुई होगी। अब इंटरेस्टिंग पार्ट है टाइम फ्रेम। लिंग्विस्टिक्स के हिसाब से हमें ये पता चलता है कि प्रोटो जैग्रोजियन और प्रोटो द्रविडियन कब अलग हुए। अपर लिमिट सबसे पहले जो पॉसिबल टाइम है, ये सेपरेशन तब हुआ होगा जब गोट्स और शीप डोमेस्टिकेट हो चुके थे, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में इनके कॉमन वर्ड्स हैं। ये इवेंट गंज दरा से जुड़ा हुआ है, लगभग 8000 बीसी के आसपास। लोअर लिमिट सबसे बाद का पॉसिबल टाइम, ये सेपरेशन राइटिंग के इन्वेंशन से पहले हुआ होगा। एक एग्जांपल है वर्ड ताल। एलमनाइट में ताल का मतलब है राइट, लेकिन प्रोटो द्रविडियन में इसका मतलब है पुश इन। असल में ओरिजिनल मीनिंग पुश इन ही था, लेकिन जब क्यूनिफॉर्म राइटिंग शुरू हुई, जिसे क्ले पर दबाकर लिखा जाता था, तो एलमनाइट में इसका मीनिंग बदलकर राइट हो गया। प्रोटो द्रविडियन में ये चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो लैंग्वेज राइटिंग से पहले अलग हो चुकी थी, इसीलिए सेपरेशन 3000 बीसी से पहले हुआ होगा। तो लिंग्विस्टिक के अकॉर्डिंग टाइम रेंज है लगभग 8000 बीसी से 3000 बीसी। यही टाइमलाइन जेनेटिक्स और आर्कियोलॉजी भी सपोर्ट करते हैं।
जेनेटिक स्टडी भी बताती है कि जैगरूस के लोग और हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंसेस्टर के बीच मिक्सिंग लगभग 3000 बीसी तक हो चुकी थी। आर्कियोलॉजी भी बताती है मेहरगढ़ में एग्रीकल्चर लगभग 7000 बीसी से शुरू हो चुका था। यानी तीनों फील्ड लिंग्विस्टिक्स, जेनेटिक्स और आर्कियोलॉजी एक ही स्टोरी बता रहे हैं, लगभग सेम टाइमलाइन में। एक और स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन की लैंग्वेज प्रोटो ड्राविडियन हो सकती है, और ये एलमनाइट से नहीं बल्कि एक्केडियन से जुड़ा है। रिसेंट जेनेटिक स्टडी भी ये दिखाती है कि स्टेपी पेस्टोलिस्ट जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज लेकर आए थे वो लेट हड़प्पा पीरियड में इंडिया पहुंचे। इन्हीं लोगों को बाद में आर्यंस कहा गया, और ये अर्ली संस्कृत और वैदिक कल्चर लेकर आए जो ऋग्वेदा में दिखता है। इसका मतलब है हड़प्पा सिविलाइजेशन का डायरेक्ट कनेक्शन आर्यन, संस्कृत या वेदा से नहीं था। ये प्री वैदिक और प्री आर्यन सिविलाइजेशन थी। अब हड़प्पन स्क्रिप्ट की बात। अभी तक स्क्रिप्ट डिकोड नहीं हुई, लेकिन ज्यादातर अटेम्प्ट ये मानकर किए गए हैं कि इनकी लैंग्वेज ड्राविडियन थी। दो इंपॉर्टेंट स्कॉलर रहे हैं, इरावतम महादेवन और अशोका परपोला, जिन्होंने इस डायरेक्शन में काफी काम किया। महादेवन ने 2015 में कहा कि उनके रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडस स्क्रिप्ट की लैंग्वेज अर्ली ड्राविडियन ही लगती है, भले ही पूरी स्क्रिप्ट अभी डिकोड न हुई हो। उन्होंने ये भी कहा हड़प्पा सिविलाइजेशन क्लियरली प्री आर्यन थी। हड़प्पा सिविलाइजेशन अर्बन थी, जबकि अर्ली वैदिक सोसाइटी रूरल और पेस्टोरल थी। इंडस सील्स में कई एनिमल दिखते हैं लेकिन हॉर्स नहीं दिखता, जबकि आर्यंस के लिए हॉर्स और चैरियट बहुत इंपॉर्टेंट थे। टाइगर इंडस सील में दिखता है लेकिन ऋग्वेदा में टाइगर मेंशन नहीं है। सील से यह भी पता चलता है कि लोग बफेलो हॉर्न गॉड, मतलब जो बफेलो के सिर पर सींग है, मदर गॉडेस, पीपल ट्री और सरपेंट की पूजा करते थे, जो बाद में इंडियन कल्चर का हिस्सा बने। महादेवन का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हड़प्पन हेरिटेज सिर्फ एक ग्रुप तक लिमिटेड नहीं है। ड्राविडियन लैंग्वेज में इसका लिंग्विस्टिक इम्पैक्ट दिखता है, इंडो आर्यन ट्रेडिशन में इसका कल्चरल इम्पैक्ट दिखता है, जैसे बोरोड किए हुए वर्ड्स, मिथ और अलग अलग आइडियाज। यानी बाद में जब इंडो यूरोपियन स्पीकर आए तो हड़प्पन कल्चर और उनकी कल्चर मिलकर एक मिक्स ट्रेडिशन बना। इसी तरह हड़प्पा लैंग्वेज धीरे धीरे साउथ इंडिया तक लिमिटेड हो गई, लेकिन उनका कल्चर पूरे इंडियन ट्रेडिशन में फैल गया। और एक तरह से इंडिया की आइडेंटिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसी प्रोसेस का रिजल्ट है। महादेवन ने हड़प्पा स्क्रिप्ट में कुछ ग्रामेटिकल साइन आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। उनके अकॉर्डिंग एक एरो साइन जो बार बार आता है उसे एम्पू माना जा सकता है, जो ड्राविडियन लैंग्वेज में एरो भी होता है। नॉन मैस्कुलिन सिंगुलर सुफिक्स भी, यानी ये अक्सर फीमेल नेम के एंड में आता है। इसी तरह एक जार, घड़ा वाला साइन उन्होंने मैस्कुलिन सिंगुलर सुफिक्स अर्नु से जोड़ा, जो मेल नेम के एंड में आता है। महादेवन की सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट के कई साइन खुद सिटीज के स्ट्रक्चर से जुड़े हो सकते हैं, जैसे एक स्क्वायर के अंदर छोटा स्क्वायर। इसे उन्होंने लॉर्ड ऑफ द हाउस या अकाटी ड्राविडियन वर्ड से जोड़ा है। अकम का मतलब है अंदर। इस हिसाब से बड़ा स्क्वायर सिटीडल या फोर्ट को दिखाता है, अंदर वाला स्क्वायर उसके मेन रूलर को। ओल्ड तमिल में एकटन का मतलब है लॉर्ड ऑफ द फोर्ट। महादेवन ये भी सजेस्ट करते हैं कि अगस्त्या का नाम अकाटी से जुड़ा हो सकता है, जो तमिल ट्रेडिशन में अगस्त्या की स्टोरी है, जहां वो नॉर्थ से साउथ के कई रूलर्स को लेकर जाते हैं। वो शायद हड़प्पन रूलर के माइग्रेशन को रिफ्लेक्ट करती हो। उन्होंने ये भी लिंक किया कि तमिल डायनेस्टी, चेरा डायनेस्टी, चोला और पांड्या शायद हड़प्पन सिस्टम के अलग अलग रोल से जुड़े हों। उनके अकॉर्डिंग चोला रूलर के एडवाइजर्स थे, चेरा हाई ऑफिशियल जो कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रहते थे, पांड्या कॉमन पीपल लोअर सिटी में रहने वाले। हालांकि ये इंटरप्रिटेशन इंटरेस्टिंग है लेकिन पूरी तरह कंफर्म नहीं है, क्योंकि स्क्रिप्ट अभी तक डिकोड नहीं हुई। अब अशोका पेपरोला का अप्रोच अलग था। उन्होंने एस्ट्रोनॉमी का यूज किया। उनका मानना था कि हड़प्पन के लिए एस्ट्रोनॉमी इंपॉर्टेंट थी, जैसा कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में भी थी। महादेवन और पेपरोला दोनों मानते हैं कि सील्स पर नेम और टाइटल लिखे होते थे, जैसे मेसोपोटामिया में भी होते थे। लगभग 30 हड़प्पन सील्स गल्फ और मेसोपोटामिया में भी मिले, जो ट्रेड का प्रूफ है। पेपरोला की सबसे फेमस इंटरप्रिटेशन है फिश साइन। उनके अकॉर्डिंग फिश साइन का मतलब मीन हो सकता है, जो ड्राविडियन लैंग्वेज में फिश भी होता है और स्टार भी, क्योंकि ये साइन बार बार आता है।
परपोला कहते हैं इसका मीनिंग स्टार ज्यादा लाइकली लगता है। फिश इज इक्वल टू स्टार वाला आइडिया पहले भी था, लेकिन परपोला ने इसका इतनी डिटेल में एक्सप्लेन किया कि अब इसे इग्नोर करना मुश्किल है। सबसे कॉमन आइडिया ये है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद जब इंडो यूरोपियन लैंग्वेज मतलब आर्यंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आए, तब द्रविडियन लैंग्वेज साउथ की तरफ चली गई। इस प्रोसेस को कुछ लोग अगस्त्या की स्टोरी से जोड़ते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि द्रविडियन लैंग्वेज पहली बार उसी टाइम साउथ पहुंची थी। कुछ एविडेंस ये सजेस्ट करते हैं कि ये लैंग्वेज उससे पहले लगभग 2800 बीसी के आसपास साउथ इंडिया पहुंच चुकी थी, यानी मैच्योर हड़प्पन फेज 2600 बीसी से भी पहले। इस टाइम साउथ इंडिया खासकर कर्नाटका में पेस्टोलिज्म यानी एनिमल हर्डिंग के अर्ली साइन मिलते हैं। इसका मतलब जो लोग द्रविडियन लैंग्वेज लेकर आए थे वो शायद हड़प्पन सिटी के अर्बन लोग नहीं बल्कि पेस्टोरलिस्ट थे, जैसा पहले समझा गया। जैगरूज माउंटेन से आने वाले लोग मोस्टली हर्डर थे, कुछ फार्मर बन गए लेकिन कुछ नोमैडिक ही रहे, जैसे आज के बुराई। संभव है कि इन्हीं पेस्टोलिस्ट ने कैटल, शीप और गोट हर्डिंग साउथ इंडिया तक पहुंचाया और साथ में द्रविडियन लैंग्वेज को भी। अब इस रूट को समझिए। इंडिया में एक नेचुरल ग्रासलैंड बेल्ट है जो गुजरात, राजस्थान से शुरू होकर डेक्कन होते हुए साउथ इंडिया तक जाता है। ये रूट पेस्टोलिस्ट के लिए सबसे परफेक्ट था क्योंकि उनके एनिमल्स के लिए ग्रेजिंग मिलती थी। आर्कोलॉजिस्ट डोरियन क्यू फुलर के अकॉर्डिंग साउथ इंडिया के लोग खुद मिलेट्स और पल्स उगाने लगे थे, लेकिन जब ये लोकल फार्मिंग पेस्टोलिस्ट के एनिमल कैटल, शिप, गोट से जुड़ी तब पूरा एग्रीकल्चर पैकेज डेवलप हुआ। इसका प्रूफ है एश माउंट्स, बड़े एश पाइल्स जो कि कावडंग जलाने से बने, जो लगभग 2200 बीसी के हैं। ये दिखाता है कि कल्टीवेटर और पेस्टोलिस्ट के बीच इंटरेक्शन हुआ। इसका मतलब है द्रविडियन लैंग्वेज स्पीकर इस पूरे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। बाद में हड़प्पन अर्बन लोग आए होंगे, लेकिन लैंग्वेज पहले से मौजूद हो सकती है। फ्रैंकलिन सी साउथवर्थ ने महाराष्ट्र के प्लेस नेम स्टडी किए और पाया कि लगभग 800 विलेजेस के नेम वाली या ओली पर खत्म होते हैं। ये सुफिक्स प्रोटो द्रविडियन वाली पाली मतलब विलेजेस हैमलेट से जुड़ा है। इसी तरह कन्नड़ा में हाली भी मिलता है जहाँ पी एच में बदल गया। ये पैटर्न महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी तक भी मिलते हैं, जिससे लगता है कि पहले इन रीजन में द्रविडियन स्पीकर रहे होंगे। यहाँ तक कि कुछ रिवर्स के नाम भी द्रविडियन ओरिजिन के हैं, जो ये संकेत देते हैं कि कभी पूरा महाराष्ट्र रीजन द्रविडियन स्पीकिंग हो सकता है। अगर हम आर्कियोलॉजी, जेनेटिक्स और लिंग्विस्टिक तीनों को साथ में देखें तो सिंपल कंक्लूजन यही निकलता है कि द्रविडियन लैंग्वेज नॉर्थ वेस्ट इंडिया से साउथ इंडिया तक के लोगों के बीच फैली। अब एक तीसरा इंपॉर्टेंट ग्रुप आता है एस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज स्पीकर। अब तक हमने दो मेजर ग्रुप देखे, पहले आउट ऑफ अफ्रीका वाले फर्स्ट इंडियन, दूसरे जैगरूज माउंटेन से आए हर्डर। इन दोनों ने मिलाकर हड़प्पन सिविलाइजेशन और बाद में इंडियन पॉपुलेशन की फाउंडेशन बनाई। लेकिन एक तीसरा ग्रुप भी है, ओस्ट्रा एसिटिक स्पीकर, जिनका कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके बारे में रिसर्च कंपैरेटिवली कम हुई है। इंडिया में लैंग्वेज 4 मेजर फैमिलीज में आती है। द्रविडियन लगभग 20% लोग बोलते हैं, इंडो यूरोपियन 75% से ज़्यादा लोग बोलते हैं, एस्ट्रो एशियाटिक लगभग 1.2% लोग, तिब्बतो बर्मन 1% से भी कम। भाषा का फैलाव हमेशा माइग्रेशन से नहीं होता, कभी कभी कॉन्टेक्ट या डोमिनेंस से भी होता है। जैसे इंडिया में इंग्लिश जो माइग्रेशन की वजह से नहीं बल्कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्ट की वजह से फैली। अब एस्ट्रो एसिटिक लैंग्वेज को समझते हैं। इंडिया में 2 मेन ग्रुप्स में है, मुंडा जैसे मुंडारी, सनातली मोस्टली झारखंड और सेंट्रल इंडिया में रहते हैं, खासी जो कि मेघालय और असम में बोली जाती है। ये लैंग्वेजेस साउथ एशिया की मोम खेमर लैंग्वेज से जुड़ी है, जैसे वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस। टोटल मिलाकर लगभग 10 करोड़ लोग एस्ट्रो एसिटिक लैंग्वेज बोलते हैं, यानी ये दुनिया की बड़ी लैंग्वेज फैमिली में से एक है। अब 2 बड़े सवाल हैं, क्या ये लैंग्वेजेस इंडिया में ओरिजिन हुई और बाहर फैली, या ये साउथ ईस्ट एशिया से इंडिया आई, और अगर आई तो क्या ये लोग राइस फार्मिंग भी साथ लाए? रिसेंट जेनेटिक स्टडीज जो 2018 के आसपास हुई इन सवालों के आंसर देने की कोशिश करती है। इस स्टडी के अकॉर्डिंग पिछले लगभग 4000 सालों में साउथ ईस्ट एशिया की पॉपुलेशन में बड़े बदलाव हुए, क्योंकि चाइना से 2 बड़े माइग्रेशन वेव्स आए।
चाइना के यांगटेज रिवर के और येलो रिवर वैली में 7500 बीसी से 3500 बीसी के बीच राइस और मिलेट्स पूरी तरह डोमेस्टिकेट हो चुके थे और 2500 बीसी तक पैडी फील्ड्स के भी प्रूफ मिलते हैं। इन फार्मिंग पॉपुलेशन के दो रूट्स थे, एक इनलैंड रूट मतलब लैंड रूट जिससे एस्ट्रोएसिटिक लैंग्वेज फैली, दूसरा सी रूट मतलब आइलैंड होपिंग जिसे एस्ट्रोनेशियन लैंग्वेज फैली। इंडिया में एस्ट्रोनेशियन लैंग्वेज नहीं है, इसलिए हमारे लिए इनलैंड रूट काफी इंपॉर्टेंट है जो लगभग 2000 बीसी के आसपास का है। इस माइग्रेशन से साउथ ईस्ट एशिया में जेनेटिक चेंज हुआ। वहाँ के ओरिजिनल हंटर गैदरर जिन्हें होबिनियन कहा जाता था, उनकी जगह एस्ट्रोएसिटिक स्पीकिंग फार्मर ने ले ली। स्टडी में इंडिया के एस्ट्रोएसिटिक स्पीकर का डीएनए एंशिएंट नहीं था, लेकिन ओवरऑल एविडेंस ये बताता था कि ये लोग इंडिया से बाहर नहीं गए बल्कि साउथ ईस्ट एशिया से इंडिया आए हैं। इसका सिंपल कंक्लूजन, एस्ट्रोएसिटिक लैंग्वेज स्पीकर इंडिया में लगभग 2000 बीसी के बाद आए, फार्मिंग माइग्रेशन के साथ, यानी जब हड़प्पा सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो रही थी तब। उसी समय ईस्टर्न इंडिया में एक नया इन्फ्लक्स आ रहा था। 2011 की एक जेनेटिक स्टडी यह बताती है, इस स्टडी के अकॉर्डिंग इंडियन एस्ट्रोएसिटिक स्पीकर खासकर मुंडा में लगभग 25% साउथ ईस्ट एशियन जेनेटिक कंपोनेंट है। सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल जो उनके वाई क्रोमोसोम में मिलता है, जिसमें लगभग 2/3 लोग हैप्लो ग्रुप O2A से जुड़े हैं। ये हैप्लो ग्रुप साउथ ईस्ट एशिया में ज्यादा पुराना और डाइवर्स है, जिससे पता चलता है कि ये इंडिया में बाहर से आया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, मैटरनल डीएनए में साउथ ईस्ट एशियन सिग्नल नहीं है, यानी उनकी फीमेल एंसेस्ट्री मोस्टली इंडियन है। इसका मतलब है माइग्रेशन मेल डोमिनेटेड था और बाद में लोकल इंडियन पॉपुलेशन के साथ मिक्सिंग हुई। अब दूसरा सवाल, क्या ये लोग राइस फार्मिंग इंडिया लेकर आए? शॉर्ट आंसर, नहीं। 2000 की एक बड़ी स्टडी है, उसके अकॉर्डिंग राइस का डोमेस्टिकेशन मल्टीपल जगहों पर इंडिपेंडेंटली हुआ। राइस की दो मेन टाइप है, इंडिका और जैपोनिका। इंडिया में इंडिका राइस इंडिपेंडेंटली डेवलप हुआ, जैसे लारूवेडा में 7000 बीसी से एविडेंस मिलता है। चाइना में जैपोनिका राइस डेवलप हुआ, यांगटेज रिवर के किनारे। इसका मतलब है इंडिया में राइस फार्मिंग पहले से मौजूद थी। अब अगर हम डीएनए एविडेंस और क्रॉप्स के स्प्रेड को साथ में देखें तो एक सिंपल एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है, लगभग 2000 बीसी के आसपास इंडिया और चाइना के बीच कॉन्टेक्ट बढ़ा, ट्रेड भी हुआ और माइग्रेशन भी, दोनों ईस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न रूट से। इस प्रोसेस में एस्ट्रोएसिटिक ही नहीं बल्कि तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज स्पीकर भी आए। तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज आज हिमालय रीजन में मिलती है, जैसे मणिपुर की मैताई लैंग्वेज और अरुणाचल की तानी लैंग्वेज। डोरियन क्यूफ्यूलर के अकॉर्डिंग कुछ क्रॉप्स नॉर्थ ईस्ट रूट से इंडिया आई, जैसे सीट्रस फ्रूट, मैंगो और एमआई जो कि फाइबर क्रॉप है। मुंडा ग्रुप शायद तारो और एस वैरायटी का राइस लेकर आए। लगभग 2000 बीसी तक इंडिया की पॉपुलेशन के मेन कंपोनेंट तैयार हो चुके थे। आउट ऑफ अफ्रीका डिसेंडेंट जो कि फर्स्ट इंडियन थे, जेग्रोस माउंटेन से आए लोग जो कि एग्रीकल्चरिस्ट थे, ऑस्ट्रो एरिस्टिक स्पीकर और तिब्बतो बर्मन स्पीकर, यानी अलग अलग ओरिजिन के लोग कल्चर और प्रैक्टिस मिलकर एक यूनिक इंडियन सिविलाइजेशन बना रहे थे। अब आखिर पॉइंट, नाम का कंफ्यूजन। इस सिविलाइजेशन को कहा क्या जाए? हड़प्पा सिविलाइजेशन, क्योंकि हड़प्पा सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेकिन ये नाम लिमिटेड लगता है। सरस्वती सिविलाइजेशन, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, इसीलिए सबसे सही और कॉमनली एक्सेप्टेड नाम हुआ हड़प्पा सिविलाइजेशन। वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आप सुन रहे थे जितेश की पाठशाला।